हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम हमारे मुख्य जो यहाँ पर उपस्थित हैं उनको मैं निमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर धीर झिंगरन सर। माननीय निदेशक महोदय, प्रोफेसर बेहरा, प्रोफेसर सिंह, प्रोफेसर अंसारी और एनसीईआरटी परिवार के सभी सदस्य, आप सभी को नमस्कार। आज इस मौके पर आप लोगों के साथ यहाँ पर कुछ बातचीत करने का मौका देने के लिए मैं आप सभी जब बात करते हैं तो कई चीजें आती हैं और बहुत सुंदर तरीके से संध्या जी ने और प्रोफेसर श्रीवास्तव ने प्रस्तुत किया कि भाषा, संस्कृति और उनका संरक्षण कितना जरूरी है। मैंने शुरुआत से लगभग 30 वर्षों से इस गंभीर मुद्दे पर बच्चों को केंद्रित करते हुए काम किया है कि बच्चों की इमोशनल वेलबींग, उनका आत्मविश्वास, वो कैसे सीखते हैं, इसके लिए थोड़ी सी भूमिका बताऊंगा मैं। इस मुद्दे से मेरा जुड़ाव काफी पुराना रहा है, भावनात्मक तौर पे और रैशनल रूप में भी। मैं 1991 के आसपास जिलाधिकारी था, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट था। एक जिला था असम में कोकराझार, जहां आदिवासी बहुल क्षेत्र था और के भी काफी वहां पर स्कूल थे। जब मैं वहां जाता था तो ये देखता था कि बच्चे एकदम चुप हैं और वो अपनी बात बिल्कुल नहीं रख पाते हैं। तो एकदम एक चुप्पी की संस्कृति थी उन सारे स्कूलों में। मुझे बहुत प्रभावित किया उस बात ने। उसके बाद मैं कई साल मानव संसाधन मंत्रालय में भी था और वहां पर भी प्रयास हो रहा कि किस तरह से राज्य सरकारों के साथ बच्चों की भाषा को किस तरह से प्राथमिक शिक्षा के साथ जोड़ा जाए। वो प्रयास मेरा रहा। और कुछ राज्यों ने, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम में कुछ भाषाओं को जोड़ना एक विवादास्पद बात मानी जाती थी उस समय तक, कि इसकी बात करो तो मतलब कुछ ठीक नहीं है ऐसा, और पॉलिसी के तौर पे और ऐसी कोई कम्युनिकेशन भी नहीं जाते थे। तब भी मुझे याद है कि मैं बहुत सारी चिट्ठियां लिखता था राज्य के सचिवों को, प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स को, इसको, और उनको लगता था कि मंत्रालय से बहुत बढ़ावा मिल रहा है इस चीज के लिए। मैं तो निदेशक था और काफी काम हुआ। ऐसा नहीं है कि अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है तो हमको एक नए सिरे से काम करना है, पर एक सहारा और बढ़ावा जरूर मिला है मातृभाषाओं को, बच्चों की भाषाओं को जोड़ने के लिए प्राथमिक शिक्षा से। और इस मौके को हमको इसका पूरा लाभ उठाना है और ये देखना है कि किस तरह से जो डेवलपमेंटली एंड पेडागोजिकली साउंड, जिसमें आप सब लगे हुए हैं, एनसीईआरटी का काम ही यह है कि बच्चे के लिए क्या चीज बिल्कुल सही है वो कैसे की जाए। संध्या जी ने भी कहा और प्रोफेसर श्रीवास्तव ने भी कि इसको किया कैसे जाए, बहुत बड़ा मुद्दा है। शायद कितना समय मिलता है देखते हैं। शुरुआत में थोड़ा सा इसको बढ़ावा कैसे दिया जाए उस पर एक अवेयरनेस के ऊपर बात कर लूं। इसकी बात हो चुकी है और इसीलिए मैंने आज बहुभाषिकता, आज का थीम जो है इस बार 2021 में जो थीम है यूनेस्को ने जो निर्धारित किया है वो है, सभी जानते हैं कि देश में, हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं और जो 2011 का सेंसस था उसमें 1369 मातृभाषाओं को चिन्हित किया गया था, जिसमें 10,000 से ज्यादा स्पीकर्स थे और उनमें से 121 प्रमुख भाषाएं मानी जाती हैं, जिसमें से 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं। और शिक्षा के माध्यम के
भारत की बात नहीं है, संसार में भी ये देखा गया है कि पूरे विश्व में लगभग 40% बच्चे या युवा ऐसी भाषा में सीखते हैं जो वो बोलते नहीं है और पूरी तरह समझते भी नहीं है। तो गंभीर मुद्दा है। जब जब जनगणना होती है और आप जानते हैं कि हमने कहा कि हिंदी भाषी इतने हैं, पर हिंदी में 121 प्रमुख भाषाओं को लेने के लिए बहुत सारी भाषाओं को बोलियों विकसित भाषाएं हैं जिसमें बहुत साहित्य। अब आप देखिए, आपने भोजपुरी की बात की, राजस्थानी, भोजपुरी, मगधी, छत्तीसगढ़ी में 1 करोड़ से ऊपर बोलने वाले हैं। और सॉरी, वापिस कैसे जाते हैं? हाँ, तो इन सभी भाषाओं को, मैथिली, बुंदेली, बघेली को सब हिंदी में शामिल किया गया है। ये साथ में जो आप सी कविता देख रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ की है। क्या आप समझ रहे हैं? जो लोग छत्तीसगढ़ी नहीं जानते हैं, पर हम मानते हैं छत्तीसगढ़ी जो है वो हिंदी में शामिल है। ये वो तो शायद समझ में आना चित्र, पर समझना मुश्किल होता है। छत्तीसगढ़ी काफी मिलती जुलती है, पर बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं, 5 वर्ष का बच्चा जब स्कूल में आता है, मानक हिंदी का उसका एक्सपोजर नहीं है, तो कितना कठिन होता है। भाषाई विविधता हमारे देश में बहुत है, वो हम सब जानते हैं। एक ही भाषा के बहुत सारे रूप हैं। ये जो आप बाएं पे देख रहे हैं, वो छत्तीसगढ़ी ही अलग अलग जिलों में किस तरह बोली जाती है। लैंग्वेज ये है क्योंकि बहुत सारी भाषाएं उसमें मिश्रित होकर, प्रभावित कर कर वो भाषा जो बोली जाती है वहां पर। एक उदाहरण यहां पर है जहां पर कई सारी भाषाओं को जोड़कर शब्द कई भाषाओं से आए हैं, और ये एक तरह से हमारी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ भी है हमारे देश की। एक उदाहरण के तौर पे, ये कुछ जगह जो मैंने खुद शोध किया है, फील्ड में काफी काम किया है, उसके बोलने वाले बच्चे स्कूल में आते हैं। डूंगरपुर का उदाहरण लूं तो वागड़ी है, वागड़ी की भी 3 बोलियां हैं वहां पर, 3 वेरिएंट वहां पर। और मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा में गोंड आदिवासी, बहुत सारे गोंडी छोड़ दिए उन्होंने, अब वो वहां की जो हिंदी मराठी है उसको बोलते हैं। पर और कोरको कुछ आदिवासी हैं, वो अपनी भाषा मवासी बोलते हैं। तो बहुत ही एक तरह से लचीला, जटिल बच्चा जो 5 वर्ष का आता है, वो कौन सी भाषा जानता है, मानक हिंदी या मानक तेलुगु कितनी जानता है, वो समझना बहुत जरूरी है और वहां से शुरू करना बहुत जरूरी है। तो इसको हम ये मानते हैं कि हमारे देश में बहुभाषिकता है। ये एक शिक्षक हैं द्रोण साहू छत्तीसगढ़ से, वो ये बता रहे हैं कि किस तरह से मैं हर अलग अलग डोमेन में, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करता हूँ। घर पे मैं संबलपुरी ज्यादा करता हूँ, फिर छत्तीसगढ़ी और हिंदी, कहीं कहीं अंग्रेजी का पुट भी देना पड़ता है जहां बाहर वालों से बात हो रही है। तो वो तो है, पर क्या सभी भाषाओं का एक ही दर्जा है? नहीं। जो हमारी आदिवासी भाषाएं हैं, लोकल स्थानीय भाषाएं हैं, गैर प्रभुत्वशाली भाषाएं हैं, उनका दर्जा और एक तरह से अंग्रेजी को जो माना जाता है, बहुत अंतर है। तो हम इसको कई जगह, और प्रोफेसर मोहंती ने कहा है कि ये असमानों की बहुभाषिकता है। इट इज द मल्टीलिंगुअलिज्म ऑफ अनइक्वल्स। मल्टीलिंगुअलिज्म तो है, उसमें हम बहुत गौरव, वस्तुस्थिति है जो हमको समझनी है। वहीं पर बात आती है कि भाषाओं का एक तरह से दोहरा विभाजन है। एक तरफ तो जो स्थानीय भाषाएं हैं, आदिवासी भाषाएं हैं, जैसे मैंने कहा गोंडी, हल्बी, और उसके बाद जो राष्ट्रीय स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर औपचारिक रूप से शिक्षा के लिए ऑफिसों में काम आती हैं,
वो भाषाएं हैं हिंदी, गुजराती, मराठी, तेलुगु और फिर अंग्रेजी। तो एक तरह से हमने अपने आप में ही एक वीडियो है कि अपरिचित भाषा में। मैं बहुत खुश थी। सरू अपने स्कूल के पहले दिन के बाद घर लौटी। मैं सोच रही थी कि वो अपने स्कूल के बारे में मुझसे बहुत कुछ कहेगी, पर वो कुछ नहीं बोली। आज साक्षरता एक भाग्य नहीं बल्कि एक अधिकार माना जाता है। पर जरा सोचिए, जिस स्कूल का पहला दिन था, वे सब बहुत जोश में थे। पर जब मैंने तेलुगु में पढ़ाना शुरू किया, जिसमें हमारी किताबें लिखी हुई हैं, सारे बच्चे एकदम चुप हो गए। भाषा की यह दीवार सिर्फ सरू के ही सामने नहीं है। ऐसे अनेकों बच्चे हैं जो हर साल स्कूलों में बहुत सारे संवेदनशील शिक्षक हैं जो ये जानते हैं, वो देख रहे हैं कि बच्चा नहीं समझ रहा है, मैं पढ़ाता जा रहा हूं, जोर जोर से बोलता जा रहा हूं, पर उनको कोई तरीका, कोई रणनीति, कोई पद्धति देने की जरूरत है और वो करेंगे, करना चाहते हैं। आगे चलें। ओ, इससे हो ठीक है। उसको आसानी होगी। दाएं हाथ में आप देखेंगे एक उन्हीं की संस्कृति से लिया हुआ आखिरी, अगर आप देखें, मगोर बलाड़ी ने खाई गयो, मगर जो है बिल्ली को खा गया। तो इसमें बहुत ज्यादा रुचि भी आएगी बच्चों को, तो जाहिर सी बात है। यही है कि अगर हम एक बच्चों की प्रथम भाषा, हमेशा मातृभाषा या कहें जो बच्चों की मजबूत भाषा है, उनकी प्रथम भाषा है, जो भाषा बच्चे अच्छी तरह जानते हैं, उसका सहारा लिया जाए तो बहुत सारे बच्चे प्राथमिक शिक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये कोई नई चीज नहीं है, सभी क्या युक्ति है ये आप लोग जानते हैं, पर एक बार दोहराना ठीक समझता हूं कि परिचित भाषा में प्रोफेसर श्रीवास्तव ने भी इसका उल्लेख किया, सोचना, समझना और उच्च स्तरीय काम करना। बच्चों का, मैं प्रारंभिक शिक्षा में काम करता हूं, बच्चों के लिए उच्च स्तरीय काम का मतलब है, सपोज ये पूछा जाए कि मगरमच्छ ने ऐसा क्यों किया, क्या बिल्ली ने ठीक किया, हमारी क्या राय है इस पर, ऐसी चीजों पर चर्चा करना और संवाद करना बच्चे के लिए उसी भाषा में संभव है जो वो अच्छी तरह जानता। और हम ये कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य, और शुरुआती शिक्षा का भी ये उद्देश्य है कि बच्चों को हम कल्पना और उच्च स्तरीय काम के साथ जोड़ें। सिर्फ नकल करने का, रटने का काम शिक्षा का उद्देश्य दिखाऊंगा, जिसमें आप देखेंगे कि बच्चे किस तरह से जुड़ पाते हैं, क्योंकि शिक्षक ने बच्चों की भाषा और हिंदी दोनों को बहुत आसानी से, सीमलेस तरीके से इस्तेमाल किया है। इस पर मैंने पहले भी कहा था, बहुत सारे शोध हुए हैं, एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की भी स्टडी है, उनका सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, कि बच्चों की प्रस्तुति सीखने के लिए वो सीखने का एक सबसे बड़ी एनएबलिंग कंडीशन है। और उसमें क्या रहता है, बच्चा इमोशनली सिक्योर है कि नहीं है, उसको अपने आत्मविश्वास है कि नहीं, कि मैं सीख सकता हूं, सेल्फ वर्थ है कि नहीं, आत्मसम्मान है कि नहीं, वो अगर है तो फिर सीखने की काफी कुछ चीजें जो है नींव बन जाती है। और वो बहुत सारी चीजों से आती है, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण भी क्लास में होना चाहिए। और यह चीज जो आती है कि बच्चे को अगर ये लगे कि मैं जो कह रहा हूं उसको, उसकी वैल्यू है क्लास में और उसको समझा जा रहा है, उससे भी बहुत ज्यादा आती है। तो ये बहुत सीखने के लिए बहुत जरूरी है। आजकल सब लर्निंग आउटकम्स की है, आप कहीं भी जाएंगे तो एक ही चीज पर जोर, लर्निंग आउटकम्स। जैसे कोई जादू छड़ी कि आप उसको सीखना शुरू कर गए, हमको ये समझना है कि उसके पीछे बहुत सारा काम कक्षा में होता है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया। हम आज बात कर रहे हैं कि फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी, बुनियादी साक्षरता और गणित, पर उसकी सीढ़ी है कि बच्चा समझे, जैसे समझ के माध्यम की बात एनसीईआरटी में की गई। तो ये बहुत जरूरी बात है। और
अन्य अकादमिक विषयों पर जो उपलब्धि है, बच्चों के परिणाम हैं, वो अगर बच्चे अपनी भाषा में, जो उनकी घर की या मजबूत भाषा उसमें सीखते हैं तो बहुत अच्छे हैं। बहुत सारे एविडेंस है अक्रॉस द वर्ल्ड। मैं शायद एक दो के करूंगा, एक बुलेट वहां नहीं आ रही है, मैं बताता हूं। किसी भी भाषा की नींव, अगर जो प्रोफेसर श्रीवास्तव ने कहा, किसी एक भाषा की अगर मजबूत नींव बनती है तो वो अन्य भाषाओं को सीखने में बहुत मदद करती है। हर चीज अन्य भाषाओं में फिर से सीखने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो बातें थी जो शायद बहुत आप लोगों के लिए, आप एकेडमिक एनवायरनमेंट में हैं। मैं हमेशा इस कोटेशन को दोहराता हूं, भाषा सीखने का माध्यम है। और हर चीज जो स्कूल में होती है, कक्षाओं में होती है, चाहे सोचना, समझना, बातचीत, सवाल पूछना, समूह में काम करना, कल्पना करना, ये सभी चीजें भाषा के माध्यम से होती हैं। तो भाषा सीखने का माध्यम है। और भाषा सिखाना, भाषा शिक्षण जो है वो अन्य विषयों के शिक्षण की तरह नहीं है। वो सीखने की आधारशिला सिखाना है, द फाउंडेशन। सो ये ऐसी हुई जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो फिर तो हम वो आधारशिला की इतनी कमजोर करते हैं कि आगे सीखना बहुत मुश्किल हो सकता है। वही भाषा सीखने का माध्यम है। और सीखना, सोचना, तर्क करना, विश्लेषण करना, कल्पना करना, ये सब शामिल है। तो कोई उपाय नहीं है, हमारे पास विकल्प नहीं है। हमको ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो बच्चे समझते हो, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। एक छोटा सा, इसमें पूरे में मत जाइएगा। आजकल बहुत बड़ा पीसा भारत पार्टिसिपेट करना चाहता है, उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे होगा? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की दो दिशाएं, एक सिंपल रीडिंग मानी जाती है बहुत ही सहज रूप से, कि आपके दो आयाम हैं इसके। एक है भाषा की अच्छी समझ हो, और दूसरा है आप शब्दों को अच्छी तरह से पहचान पाए, धारा प्रवाह रूप से पढ़ पाए। ये दोनों का अच्छी तरह से सम्मिलन, मिश्रण होगा, तब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बनेगा, या समझते हुए पढ़ना होगा। अब आप देखेंगे बहुत बड़ा चौथी पांचवी तक आके धीरे धीरे अटकते अटकते आदिवासी क्षेत्र में वो नहीं जान रहे हैं, और पूरी तरह जान रहे। कम से कम जिस तरह से हम कह रहे हैं कि एक निष्कर्ष निकालने वाली और उच्च स्तरीय अर्थ है, वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो भाषा की समझ अगर कम होगी, और यहां पर देखिए गुणा, ये जोड़ का काम नहीं है। गुणा होने से क्या होता है कि अगर एक चीज बहुत कम हो, प्रोफेसर श्रीवास्तव जानेंगे, सभी जानेंगे कि अगर एक चीज कम हो, दूसरी कितनी भी अच्छी हो, ठीक हो, उसका फाइनल प्रोडक्ट है वो बहुत कम होता है। ठीक है ना? अगर आप माने कि 0.01 है भाषा की समझ, शब्द की पहचान की समझ 100% है, दोनों का मैं दोनों चीजें सशक्त नहीं होंगी तो हमारे लिए पढ़कर समझना, हम आगे जाके पीसा में चाहते हैं हम बहुत अच्छा करें, पर अगर ये नींव में नहीं काम हो रहा है तो बहुत मुश्किल होगा। मैंने कहा कि एक उदाहरण देखेंगे जहां बच्चे बड़े सक्रिय हैं, उनसे टीचर ने पहली और दूसरी कक्षा दोनों के बैठे हुए हैं, किस तरह उच्च स्तरीय घाट में कूदे रहे तो तौरे पर आते नावा में जात रहो, तौरे पर नहीं आई तो किसर करी अब मान लो ट्यूब भी नहीं हुई तब किसर तो नहीं बताते उसको बांध दो और चलते चलो। ये लकड़ी नहीं भागेगा। ऐसी कक्षा में जाके बहुत आनंद आता है। बच्चे सक्रिय हैं, उठ उठ के जवाब देना चाहते हैं, हिंदी भी सीख रहे हैं, चाहे बात उनकी छत्तीसगढ़ी में हो रही है, मिश्रित भाषा में हो रही है,
पर आपने देखा कि बच्चे प्रयास कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि मास्टर जी चाहते हैं कि हिंदी भी बोलें और उच्च स्तरीय काम हो पा रहा है। मैं करूंगी एक जो उसमें पॉइंट ये था कि बच्चे अगर भावनात्मक रूप से सुरक्षित फील करते हैं, आत्मविश्वास उनका होता है, तो सीखना ज्यादा आसान होता है। और जिम कमिंस आप जानते होंगे, प्रसिद्ध शिक्षाविद, भाषाविद, टोरंटो यूनिवर्सिटी के, उन्होंने बहुत सारा काम किया इस पर और कहते हैं कि बच्चों की भाषा को अगर हम बाहर छोड़ देते हैं तो एक तरह से बच्चों को ही हम रिजेक्ट कर देते हैं, नकार देते हैं। तो ये जो मैंने कहा था कि बहुत सारी साक्ष्य हैं भारत में और भारत के बाहर कि अगर बच्चे अपनी भाषा के माध्यम से सीखें तो उनके रिजल्ट अन्य विषयों में, गणित और विज्ञान जैसे विषयों में बेहतर होते हैं। भारत में कुछ हुए हैं, ये एक स्टडी मैंने यहाँ कोट की है। इथियोपिया देश में बहुत बड़ी स्टडी हुई थी लगभग पूरे देश के साथ। उसमें देखा गया कि जिन बच्चों ने 8 वर्ष तक अपनी भाषा के, जो परिचित भाषा, सब जगह वो बच्चों के घर की या मातृभाषा नहीं थी पर परिचित भाषा, और उससे या 6 वर्ष 4 वर्ष, उन्होंने उन बच्चों की तुलना में जिन्होंने एक अपरिचित भाषा के माध्यम से पढ़ा हो, उनकी परफॉर्मेंस कक्षा 10 के परीक्षा में विज्ञान और गणित में बहुत बेहतर रही, और जिन्होंने 8 वर्ष पढ़ा बेहतर, ज्यादा बेहतर, 6 उससे कम और 4 उससे कम। और अमेरिका में भी एक स्टडी, काफी ये लॉन्गिट्यूडल स्टडी थी, 10 वर्ष तक लगभग चली थी, थॉमस एंड कुलियर। और इसमें आप देखेंगे ये जो नीला, पीला और गुलाबी वाली रेखाएं हैं, नीली वाली समझे जहां पर बच्चों की भाषाओं को शुरुआत में कुछ इस्तेमाल किया पर उसके बाद छोड़ दिया गया। पीला है जहां पर 5 वर्ष तक कम से कम उनको इस्तेमाल किया गया, और गुलाबी में जहां पर उनकी भाषा का प्रयोग चलता रहा लंबे अरसे तक। और ये बच्चों की जो सीखने के स्तर हैं सेकेंडरी लेवल पे, वो आप देखेंगे कि कितना बढ़ते हैं इन तीनों मॉडल्स के हिसाब से। आपने जरूर सुना होगा प्रधानमंत्री जी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति और भाषा के बारे में बात करते हुए, तो उन्होंने भी इस बात पर स्ट्रेस किया है कि पढ़ाई उस भाषा में हो जो समझ सके, भाषा में बच्चा आसानी से सीख सके, चीजें लर्न कर सके, वही भाषा पढ़ाई की भाषा होनी चाहिए। ये देखना जरूरी है कि जब बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं तो जो हम बोल रहे हैं क्या वो समझ पा रहा है, समझ रहा तो कितनी आसानी से समझ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि विषय से ज्यादा बच्चे की ऊर्जा भाषा को समझने में ही खप रही है। इन्हीं सब बातों को समझते हुए ज्यादातर देशों में भी आरंभिक शिक्षा मातृभाषा में ही दी जाती है। ये बात इससे पहले है क्या? हाँ ठीक है। अब आखिरी तो नहीं, सॉरी, थोड़ा धैर्य रखिएगा। कुछ किन बच्चों को समस्या ज्यादा होती है, और ये रिसर्च के आधार पर, एम्पेरिकल एविडेंस के आधार पर, जो आदिवासी बहुल इलाकों में रहते हैं तो समझ की बात है, जो मानक भाषा से बिल्कुल उनको सुनने को नहीं मिलता है स्कूल आने से पहले, वो उनके लिए ज्यादा कठिन है। जो अंतर्राज्यीय सीमा क्षेत्रों में है, आप किसी भी इंटरस्टेट बॉर्डर को देख लीजिए, पहले वहां पर उस माध्यम के स्कूल हुआ करते। मैं छिंदवाड़ा में मैंने काफी शोध कार्य किया था, वहां देखा कि पहले मराठी मीडियम स्कूल होते थे स्पेशली बॉर्डर पर, और उन स्कूलों की स्थापना मराठी माध्यम के हिसाब से हुई थी। पर धीरे धीरे जैसे शिक्षकों का रिटायरमेंट हुआ, नए शिक्षक हिंदी भाषी ले लिए गए और वो स्कूल अपने आप ही हिंदी मीडियम में कन्वर्ट हो गया, उसमें कोई ऑर्डर निकालने की जरूरत नहीं हुई। तो इस तरह का बहुत सारा प्रवासी जो परिवार हैं, माइग्रेंट्स हैं, बहुत जगह हैं। जो बच्चे स्थानीय भाषा बोलते हैं, मैंने कहा बघेली, बुंदेली, वागड़ी, ये मान लिया जाता है कि ये तो एक बोली है और ठीक है, हिंदी ही मानक भाषा, ये जो भी है उस वहां की भाषा, उसी में काम करना होगा।
कई ऐसी भाषाएं जो लिखित रूप से हैं, साहित्य बहुत सारा है, विकसित है बहुत, पर माध्यम के रूप से उनका प्रयोग नहीं होता है। कश्मीरी लीजिए, डोगरी, बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं। कोई कारण नहीं है कि इनका प्रयोग नहीं हो सकता है। ये भी नहीं आप दिखा सकते कि इसमें तो कुछ काम नहीं है, विकसित नहीं है, इसमें पुस्तकें लिखना मुश्किल है। सबसे वंचित वो बच्चे हैं जो अंग्रेजी माध्यम में शुरू से पढ़ते हैं, जो आखिरी लाइन क्लियर नहीं दिख रही, और स्कूल से बाहर उनको अंग्रेजी का बिल्कुल एक्सपोजर नहीं होता है। वो हमारे सहानुभूति के पात्र हैं और उसके लिए हमको कुछ करना चाहिए, क्योंकि वो उच्च स्तरीय काम छोड़िए। मैं जो कह रहा था, अगर हम शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा, प्राइवेट स्कूल में भी, आज तो सरकार भी, राज्यों में ये हो रही हुई है। मैं अभी छत्तीसगढ़ में था, वहां पर मॉडल स्कूल बना रहे हैं, और राज्य के सचिव और जो लोग थे उनका ये मानना था कि ये तो हमने बहुत ही बड़ा काम कर दिया है और हर ब्लॉक में एक ऐसा स्कूल होगा। पर जब अंग्रेजी सीखना बहुत जरूरी है, ये तो पूरी तरह से, मैं अगर समय मिला तो बात करेंगे। भाषा ताकत की भाषा है, आर्थिक आगे बढ़ने के लिए भाषा है, बहुत जरूरी है, पर उसको क्या शुरुआत से माध्यम बनाना जरूरी है। तो ये कुछ बच्चों की श्रेणियां हैं जो जरूर उनको बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है सीखने के लिए। समय कम है, पर मैं एक थोड़ा सा इसमें भाषा सीखने के कुछ मिथ्स जो हैं, काफी लोग ये मानते हैं, क्यों, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि हम जानते हैं बच्चों की भाषा को लाना है, पर तब भी बहुत व्यापक स्तर पर नहीं हो पाता है। तो कुछ शिक्षा व्यवस्था में अंदर और शिक्षकों में और बहुत जगह पर कुछ मिथक हैं कि जितना ज्यादा समय एक अपरिचित भाषा को, जैसे अंग्रेजी को, दिया जाए, उतना ही अच्छा बच्चे उसको सीखेंगे। जितना जल्दी उसको शुरू किया जाए, उतना ही अच्छे बच्चे सीखेंगे। पर हमने ये देखा है, और बहुत सारी रिसर्च है, कि अगर एक भाषा की नींव अच्छी बनती है तो उस पर अन्य भाषाओं को सीखना बहुत आसान हो जाता है। पर बहुत जगह काफी लोग मानते हैं उसको, ये भी कि छोटे बच्चे नई भाषाएं बहुत जल्दी सीख लेते हैं। ऐसा सही है, पर वो कब सीखते हैं? अगर उनको स्वाभाविक एक नेचुरल एनवायरनमेंट हो, जैसे घर पे सीखते हैं। पर अगर आपने पढ़ाना सिखाना शुरू किया क्लास में पाठ्य पुस्तक के द्वारा, तो ऐसी बहुत एविडेंस है कि छोटे बच्चों के लिए बहुत कठिन होता है। जो बच्चे 10-12 वर्ष के होते हैं, उनको एक मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस आ जाती है। वो एक तुलना कर सकते हैं कि इस भाषा में क्या क्या कहा गया, इसमें क्या कहा गया, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं। तो उनके लिए नई भाषा सीखना ज्यादा आसान होता है बनस्पत एक छोटा बच्चा की जो सुन के बहुत सारा सीख सकता है। पर क्लासरूम में सिखाने वाली बात छोटे बच्चों के लिए सही नहीं उतरती है। एक और थ्योरी है जिसको बोलते हैं बैलून थ्योरी या बैलेंस इफेक्ट थ्योरी, की हमारे मस्तिष्क में अगर एक भाषा का गुब्बारा आपने फुला दिया था, तो चूंकि वहां जगह सीमित है, तो दूसरी भाषाओं के गुब्बारे को फुलाना या उनको जगह मिलती है। पर ये बहुत आप लोगों ने भी देखा होगा, सुना होगा कि भाषाएं जो हैं एक अंतर संबंधित तरीके से डेवलप होती हैं, विकसित होती हैं, और ऐसा नहीं है कि एक को अगर बढ़ाना है तो उससे दूसरों के विकास में सहायता मिलती है। इस पर मैं नहीं जा पाऊंगा, पर ये जरूर कहूंगा, ये बहुत ही एक जाना हुआ एक प्रिंसिपल है कि सभी भाषाएं एक स्तर पर, जिसमें पानी के नीचे यहां दिखाया गया, पानी के ऊपर जैसे आइसबर्ग है, पानी के ऊपर है थोड़ा सा, पर नीचे बहुत सारी भाषाएं जो हैं उसमें एक दूसरे से सीखने का बहुत स्कोप रहता है। जैसे मैंने कहा कि अगर उच्च स्तरीय काम आपने किसी एक भाषा में किया, तो उस तरह के काम को फिर से सिखाने की जरूरत नहीं होती अन्य भाषाओं में। अगर आपने कहा हाथी एक बलवान पशु है, वह पेड़ भी उखाड़ सकता है, बच्चे ने बलवान का मतलब संदर्भ में समझा। यह कौशल है कि संदर्भ से उस शब्द के अर्थ को समझना। यह कौशल उसको फिर से सीखने की जरूरत नहीं दूसरी भाषा में, वो समझ गया कि मुझे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लिटरेसी भी, साक्षरता भी, बहुत सारा साक्षरता के जो कौशल हैं वो बार बार सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अंत जो मेरा आखिरी फेज है, उसमें मैं ये कहना चाहूंगा
कि हमको ये सोचना है, ये बात है कि बच्चों की भाषा को कैसे जोड़ा जाए। उसका एक विकल्प है, एक उपाय है, एक तरीका है, वो ये है कि सभी के लिए बहुभाषी शिक्षण, सभी भाषाओं को स्थान मिले। सबसे मजबूत भाषा जो बच्चे की है उसको शुरुआत में इस्तेमाल किया जाए, और फिर नई भाषाएं जो जो जोड़नी है, जो बच्चे को सीखनी चाहिए, अगर माध्यम के तौर पे भी बाद में जाके दूसरी भाषाओं को इस्तेमाल करना है, तो बहुभाषी शिक्षण जो है, जिसमें हम प्रथम भाषा बच्चों की, उसके बाद राज्य की भाषा जो भी है, राज्य की या जो राष्ट्रीय भाषा है, और अंग्रेजी, उनको धीरे धीरे करके जोड़ें। और मदर टंग या मदर लैंग्वेज प्लस प्लस, हम कभी ये नहीं कह सकते कि हम सिर्फ घर की भाषा तक ही अपने आप को सीमित रखें, आज संभव नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। तो इसी पर इसके तरीके क्या हैं, इस पर शायद आप चर्चा नहीं हो सकती, पर एक बहुत मोटे तौर पर कुछ मॉडल की बात करना चाहूंगा। मैंने सबसे पहले कहा था कि भाषाई परिस्थितियां बहुत अलग अलग हैं हमारे देश में। कहीं पर बच्चे बिल्कुल ही मानक भाषा जो स्कूल में इस्तेमाल होती है उसको बिल्कुल ही नहीं समझते हैं, कहीं पर थोड़ा जानते हैं, कहीं पर 2-3 भाषाओं के बच्चे भी एक क्लासरूम में हैं, और ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां हैं। अलग अलग तरह की पद्धतियां हमको अपनानी पड़ेंगी। पहली बात यहां पर है जिसको हम कहते हैं प्रथम भाषा आधारित बहुभाषी शिक्षण। इसको मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअल एजुकेशन भी कहा जाता है, जिसमें यह है कि शुरुआत करें बच्चों की भाषा से, माध्यम रहे काफी समय तक, अगली एग्जाम मतलब हम दूसरी तीसरी कक्षा तक इस्तेमाल करके छोड़, और अगला एग्जाम मतलब हम प्राथमिक स्तर तक या 6ठी 7वीं तक बच्चे की भाषा को माध्यम बनाएं, फिर दूसरी भाषा तक जाएं, और L1 से शुरुआत करके और दूसरी भाषाओं को जोड़ा जाए उसमें। तो यह है प्रथम भाषा आधारित मॉडल। दूसरा है जो कि कई जगह इस्तेमाल हो सकता है कि माध्यम शायद हम बदल नहीं पाए, माध्यम शायद वही भाषा रहे जो अभी मानक भाषा राज्य की भाषा चल रही है, पर बच्चों की भाषा को मौखिक रूप में हम बहुत स्थान दें, उसका विकास हो, उसमें उच्च स्तरीय काम हो, उसका प्रयोग चलता रहे, जो आपका माध्यम की भाषा है उसके साथ चलता रहे, और बच्चों को जब भी जरूरत हो उस भाषा का सहारा मिले। ये हम बहुत जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको रणनीतिक तौर पे इस्तेमाल करना होगा। ये नहीं कि हमने कहा कि आप जब समझे तो बच्चे की भाषा का इस्तेमाल कर लें, पर रणनीति के तौर पे किस तरह से हम बच्चे की भाषा को क्लास में औपचारिक रूप से सम्मान के साथ प्रयोग करें, और जिससे कि जिस समय जरूरत हो वैसा काम, जैसे हमने उस शिक्षक को देखा था। और तीसरा है जहां पर 2 या 3 भाषाएं क्लासरूम में हैं, वहां पर कैसे काम हो, उसके वो कठिन है किसी भी शिक्षक के लिए, किस तरह से काम हो। क्या कोई लिंक भाषा है जिसका इस्तेमाल हो सकता है जो बच्चे थोड़ा बहुत जानते हो, ऐसा हो सकता है क्या? और भी कुछ रणनीतियां हैं जिस पे आज बात नहीं कर पाएंगे। अंत में मेरी आखिरी स्लाइड है कि अगर हम ये कहें कि बच्चों की भाषा को शिक्षा में जोड़ने के लिए क्या नॉन नेगोशिएबल हैं, किस चीज पर हम बिल्कुल ही बार्गेन नहीं कर सकते, तो एक तो यह है कक्षा बच्चे की भाषा को सम्मान मिले कक्षा में, जब इस्तेमाल हो, वैल्यू हो, और उसका शिक्षण में पूरा इस्तेमाल हो, और औपचारिक रूप से इस्तेमाल हो। भाषाओं का प्रयोग कैसे हो, सोचा समझा जाए कि अब बच्चे कितना सीख रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं, किस भाषा में मैं ऐसी बात करूंगा तो बच्चे समझेंगे, उनका जो जवाब है किस भाषा में ठीक तरह से दे सकते हैं। इसको सबको ना तोड़ के एक बैलेंस संतुलन बना के उसका प्रयोग किया जाए। अब भाषा कैसे सिखाई जाए, सेकंड लैंग्वेज लर्निंग, टीचिंग एंड लर्निंग के भी बहुत तरीके होते हैं, तो वो भी अच्छी तरह से इस्तेमाल हो। भाषाओं को अलग अलग खानों में नहीं, खांचों में नहीं रखा जाए। अभी क्या होता है, ये पीरियड है हिंदी का या अंग्रेजी का, यहां पर हम सावरा में बात करेंगे, ऐसे नहीं। भाषाओं का हमने जैसे कहा अंतर संबंध है, उनको कैसे बच्चों के लिए हम स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं, उसके लिए वो बहुत जरूरी है। किस तरह से उनका मिला जुला प्रयोग कर सकते हैं, और जैसे पहले भी बात हुई कि बच्चों की भाषा को लाने से ये सुविधा है कि उनके अनुभव, पूर्व ज्ञान, संस्कृति को हम कक्षा में ला सकते हैं, जो आप सभी जानते हैं शिक्षा के लिए कितना जरूरी है। कितना हम हमेशा कहते हैं कॉन्टेक्स्ट, चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस, चिल्ड्रंस कल्चर,
वो कितना आसान हो जाता है अगर भाषा को स्थान मिले वहां पर। नीचे जो दिख नहीं रहा है, मेरा आखिरी पॉइंट यह है कि ये इट्स इन द realm of beliefs and attitudes, मान्यताओं, धारणाओं, पूर्वाग्रहों में ये ज्यादा है। नीतियां बहुत सारी बात हो सकती है, पर जब तक एक मल्टीलिंगुअल अवेयरनेस नहीं आए कि बहुभाषिकता जरूरी है। एक आखिरी वीडियो। बहुभाषिकता जरूरी है और कोई भी भाषा कमतर नहीं है। हर भाषा का, जैसे संध्या जी ने कहा, हर भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये एक अवेयरनेस बनाना ये बहुत जरूरी है। ये पहली सीढ़ी है, अगर इस पर जाए तो बहुत सारा काम आसान हो जाता है ट्रेनिंग के दौरान समझाना। बट ये है कि भाषाएं अपने आप में कमतर नहीं है। हमने हो सकता है, पर उनका प्रयोग किया जा सकता है, तो ये बहुत जरूरी है। आखिर में क्या व्यापक स्तर पर हो सकता है? मेरा मानना है, मैंने बहुत जगह देखा है। आपने एक कक्षा देखी थी, एक आखिरी वीडियो महाराष्ट्र से है। गाँव में भी डांस करते हैं, मेरे गाँव में। इनका हुआ है वो जगह पे आप चांसेस झाले त्यांनी जागेवर यायचं। एक बस ये है 5वीं के बच्चे। खूप शाळा आवडतो। अभी इसको और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं हम। अल्ताफ बताओ। मला शाळा खूप आवडते। मला शाळा मराठी माध्यम है, पर टीचर ने सबको जोड़ने की कोशिश की है वहां पर। एक आखिरी ऑडियो एक टीचर का जो कह रही है कि ये हो सकता है, मैंने किया है। ऊपर में जो साइन दिख रहा है ना, सबसे ऊपर। नमस्कार, मेरा नाम पुष्पा है। मैं छत्तीसगढ़ के देवभोग ब्लॉक में शासकीय प्राथमिक शाला गरचिया में पदस्थ हूँ। मेरी पदस्थापना जब यहाँ हुई थी, तब मैं बच्चों की घर की भाषा से बिल्कुल अनजान थी। बच्चे भी अपनी भाषा में बात नहीं रख पाने के कारण कक्षा में काफ़ी असहज रहते और यही कठिनाई मुझे भी होती। इसलिए मैंने बच्चों की भाषा सीखनी शुरू की, जैसे बच्चों की बातचीत को गौर से सुनना, जिससे मैं समझ पाई कि वे बड़ी आसानी से घर की भाषा और स्कूल की भाषा का मिला जुला प्रयोग करते हैं, और इससे मैं उनकी भाषा के कुछ शब्द और सरल वाक्य भी सीखने लगी। और यही ट्रिक अपनाकर फिर मैंने बच्चों के साथ काम करना शुरू किया। और इसके अलावा बड़ी कक्षा के बच्चे, स्टाफ और समुदाय की मदद से किताब के शब्दों की स्थानीय भाषा में शब्दावली तैयार करना, कहानी कविताओं का अनुवाद व संकलन भी किया, जो आगे चलकर बच्चों के साथ काम करने में काफ़ी मददगार साबित हुई। धन्यवाद बहुत बहुत। ये कुछ ऐसी किताबें हैं जो बच्चों की भाषाओं में बनती है, तो क्लासरूम में बहुत चर्चा बागड़ी और इसकी मुझे लगता है एनसीईआरटी के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप लोग अकादमिक अथॉरिटी हैं, और किस तरह से बच्चों की भाषाओं को प्राथमिक शिक्षा के साथ जोड़ा जा सकता है। ये सब वी आर ऑल लुकिंग अप टू एनसीईआरटी। बहुत बहुत धन्यवाद।